वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस ऐतिहासिक घटना की बात करने वाले हैं जब हमने लाला लाजपत राय के हत्यारे का हिसाब पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका परिचय देना है। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय पहला नाम है। तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहे जाते थे और थे भी। कांग्रेस के बड़े नेता थे। एक महान राष्ट्रवादी व्यक्तित्व था उनका और वो पंजाब से आते थे। तो इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब क्या था कि जब 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई और 28 में साइमन कमीशन भारत आया, तो भारत के सभी वर्गों ने यह तय किया कि हम साइमन कमीशन का कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि साइमन एक भारत विरोधी व्यक्तित्व था और उसके नेतृत्व में इस तरह के कमीशन का गठन भारतीयों के लिए, भारत के राष्ट्रवादियों के लिए एक झटका तो थी ही। अब उस झटके को देखें तो अब आते हैं कि 30 अक्टूबर को साइमन लाहौर से होकर गुजरने वाला था और वहां उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका प्रयास था कि हम उस पॉइंट तक पहुंचे जहां से साइमन गुजरने वाला था और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश में लगी थी। अब पुलिस का प्रयास था कि किसी भी तरीके से इस जुलूस को, इस मॉब को, इन राष्ट्रवादियों को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचने देना है जहां से साइमन गुजर रहा था। लेकिन भीड़ रुकने का नाम न ले। अब भीड़ रुकना का नाम ले कैसे? पीछे से उनके सबसे बड़े नेता लाजपत राय का हुंकार था, उनका नेतृत्व प्राप्त था, तो ये लोग बढ़ते जा रहे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि पुलिस यह समझ जाती और लाहौर का एसपी स्कर्ट अपने एक सहायक अधिकारी को इशारा करता है और बताता है कि जब तक इस नेता को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक यह भीड़ नहीं रुकेगी। और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। अब कुटिल मुस्कान, वो अधिकारी था सर्जन। अब सर्जन क्या करता है कि अपनी एक टुकड़ी, पुलिस की टुकड़ी के साथ जानबूझकर लाजपत राय की ओर बढ़ते जा रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है और जानबूझकर, यह सामान्य लाठी चार्ज में उनको लगी चोट नहीं थी, जानबूझकर लाला लाजपत राय के सर पर लाठियों का प्रहार। हर प्रहार के साथ लाला लाजपत राय कहते रहे कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के कॉफिन का लास्ट कील होगा। पूरा शरीर उनका खून से लथपथ हो गया। यह दिन था 30 अक्टूबर 1928। तो उन पर लाठियों से प्रहार हुआ। लाला लाजपत राय पूरी तरह घायल थे, अस्पताल में भर्ती हो गए और क्या हुआ, 17 नवंबर के दिन लाला लाजपत राय मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या कहें, एक तरह से शहादत था। तो पूरे देश में इस बात को लेकर कि लाला लाजपत राय जैसे महान नेता पर पुलिस की ये बर्बरता कहां तक स्वीकार्य है, और उसको लेकर तमाम तरह के विचार फैल रहे थे। अब विचार तो फैल रहे थे, कांग्रेस तो अपने तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन अंग्रेज भला इस बालमानस की बात क्या समझे। क्रांतिकारियों में भी इस बात को चर्चा थी। अब क्रांतिकारियों ने यह इस निश्चय पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंग्रेजों का यह एक स्ट्रेटेजी प्लान है कि बड़े नेताओं पर हमले करो, उनकी हत्या कर दो, उनको डरा दो कि कोई नया इनकम्बेंट राष्ट्र की बात करने से दूर रहे। न वह क्रांतिकारी संगठन से जुड़े, न वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो अहिंसक आंदोलन थी उससे जुड़े। तो हुआ कि भाई ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए
और ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दे जाना चाहिए कि भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो यह भारतीयों की उदारता है कि अभी तक तुम पर ऐसे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते। और नतीजा क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने यह तय कर लिया कि उस एसपी एस्कॉर्ट को समाप्त कर देना, ताकि अंग्रेजों में यह संदेश जाए कि भारतीय दुर्बल नहीं है, भारत में के युवा इतने साहसी हैं, इतने वीर हैं, इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले सकते हैं और बदला लेना चाहते हैं। तो यह तो तय हो गई कि लाला लाजपत राय के हत्या के लिए जो पुलिस अधिकारी जिम्मेवार था उसकी हत्या करनी थी, योजना बन गई। अब योजना में कुछ चुनिंदा क्रांतिकारी शामिल हुए। ये चुनिंदा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और एक और क्रांतिकारी था राजगुरु। तो ये तीनों हुआ। अब पूरा प्लान बना कि इसकी हत्या कैसे की जाए और कहां की जाए। तो यह तो तय हो गया कि इसको गोली मारकर हत्या करनी है, लेकिन कहां की जाए। तो बाहर में इन पुलिस अधिकारी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि एसपी ऑफिस के आसपास या उसके गेट पर ही उसकी हत्या संभव है। योजना बन गई कि गोली भगत सिंह चलाएंगे। और राजगुरु चूंकि देखने में थोड़ा सीधा साधे थे, उस पर किसी को संदेह होने का चांस बहुत कम ही था। तो उनको कहा गया कि तुम एसपी ऑफिस के कैंपस में घुस जाना, वहां जाकर उनकी निगरानी करना, और जैसे ही यह एसपी निकलता है तुम उधर से इशारा करना, भगत सिंह गोली चलाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद कवर फायरिंग के लिए एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कि जहां से हमारे क्रांतिकारी इस मिशन को अंजाम देकर भागेंगे, अगर कोई पुलिस वाला उनका पीछा, एक तो पीछा कर नहीं पाएगा उतना तेज, और लेकिन अगर कहीं पीछा करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आजाद चंद्रशेखर वहां थे। आजाद चंद्रशेखर अपना वेश बदलकर एक दूध वाले के रूप में साइकिल के दोनों कैरियर पर दूध का डब्बा लटकाए, साइकिल का चेन उतार दिया और उसको ठीक करने के प्रयास में दिख रहे थे। पगड़ी बांधे हुए थे, उनकी नजर तीक्ष्ण थी, वे चारों तरफ पूरे माहौल पर बड़े युक्तिपूर्वक ध्यान लगाए हुए थे। अब क्या हुआ कि इधर भगत सिंह और राजगुरु वहां पहुंच गए। भगत सिंह के पास तो अपनी माउजर थी, चंद्रशेखर तो अपना हथियार माउजर रखते ही थे। यहाँ राजगुरु को भी एक पिस्टल दे दी गई कि भाई पाई देवे, कभी संदेह हो तो तुम अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, तो रख लो। अब राजगुरु अंदर घूम रहे थे, लेकिन एस्कॉर्ट के बदला एएसपी सर्डसन पहले निकला और अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय राजगुरु को इशारा करना था, तो राजगुरु ने ठीक से पहचाना नहीं कि यह एसपी एस्कॉर्ट है या एएसपी सर्डसन है, और उसने इशारा करने के बदले क्या किया कि अपनी पिस्टल से एक गोली चला दी। और गोली की आवाज सुनते ही इसे इशारा मानते हुए भगत सिंह ने उस पर अपने माउजर से कई गोलियां उसके सीने में चली और वहां से निकल पड़े। अब ये तीनों के तीनों वहां से तो निकल गए। वहां से निकलने के बाद क्या करते हैं कि ये पहुंच जाते हैं कहां, एक विधवा आश्रम में बेस बदल कर रुक जाते हैं, रात में वहीं रुकते हैं। तो सुबह सुबह जब अखबारें आती है तो अखबार को लोग देख रहे हैं, आपस में अपने सफलता का एक तरह से खुशी भी है, इनके मन में एक संतोष का भाव है। जब अखबार देखते हैं तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाई देखो, ये इसमें अखबार लिखता है कि सर्डसन की मृत्यु उसके सर में गोली लगने से। और भगत सिंह से पूछते, दोस्तों ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे, जितने भी इसके क्रांतिकारी थे, इनके असली नाम से नहीं पुकारा जाता था, इनको कोड नाम दिया हुआ था। तो भगत सिंह का कोड नाम था रंजीत और चंद्रशेखर का कोड नेम था पंडित।
तो उन्होंने कहा कि अरे रंजीत, तेने तो कहा था कि तूने सीने में गोली मारी है और यहाँ इसकी मृत्यु तो सर में गोली लगने से हुई है, ऐसा कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गए हो, तुमने सर में गोली मारी हो? तो कहा कि नहीं, मैंने तो सारी गोलियां उसके सीने में मारी है। तो हुआ कि भाई, तो ये सर में गोली कैसे लगी और सर में गोली मारी किसने जिससे उसकी मृत्यु हुई? तो हुआ कि भाई, इशारा के बदले राजगुरु ने उन पर गोली चलाई थी। तो राजगुरु से पूछा गया कि भाई, तुमने कहा कि नहीं, मैंने भी सीने पर गोली मारी थी। तो कहा कि कहीं तुम्हारा निशाना तो नहीं चूक गया? तो कहा कि नहीं, मैंने तो सर सीने में गोली मारी। और चलो अगर चूक हो भी गई तो लगा तो उसे, उसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन इस बात से लोग चिंतित थे कि भाई आखिर उसके सर में गोली लगी कैसे। तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से हाँ, तो आजाद चंद्रशेखर ने भगत सिंह से ठिठोली में पूछा कि अरे रंजीत, तेने सीने पर जब गोली चलाई, कहीं तुम्हारा निशाना चूक कर सर में तो नहीं लगी? रंजीत यानी भगत सिंह नाराज हो गए, हंसी मजाक नहीं, नाराज हो गए। कहे कि देख पंडित, मेरे निशाने और मेरे माउजर के बारे में कुछ मत कहना, मेरे बारे में जो कहना हो कह ले। तो ये ऐसी हंसी मजाक तो चलती रही। अब पूरे देश में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भाई एसपी ऑफिस में जाकर और वहाँ एएसपी की हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी। यह तो क्रांतिकारियों का ही काम हो सकता है। तो पुलिस चारों तरफ छापे मार रही है, सर पटक रही है पकड़ने, लेकिन दिन पर दिन क्या, और यह घटना जिस दिन मारा गया वो 17 दिसंबर 1928 का दिन था दोस्तों। तो 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और 17 दिसंबर को 1928 को ही वो उसका जो एसपी था, जो जिम्मेवार था, जिसने भगत सिंह को जिसको भगत सिंह ने मारा था, तो उसने क्या किया था कि लाला लाजपत राय पर आक्रमण करने का जिम्मेवार था। हालांकि ये लोग तो एस्कॉर्ट जो एसपी था उसे मारना चाहते थे, लेकिन पहचान की भूलवश, और एएसपी भी उसमें बराबर का भूमिका रखने वाला था। तो अब था कि पुलिस की निगरानी बढ़ते जा रही थी, जांच बढ़ते जा रहा था। तो इन लोगों को लगा कि भाई अब भगत सिंह और राजगुरु को यहाँ से पंजाब छोड़ देना चाहिए और इन्हें जाना कहाँ चाहिए, तो इन्हें कलकत्ता चला जाना चाहिए, बंगाल में। बंगाल के क्रांतिकारियों से भी इन लोगों के संबंध तो थे ही। तो हुआ कि भाई जाएगा कैसे, क्योंकि बार बार सूचना यही मिल रही थी कि पुलिस एक सिख युवक की तलाश में है जिसने गोली चलाई थी। तो भगत सिंह अगर पहचान में आ गए, और भगत सिंह का पहचान में आना या उनका पकड़ा जाना इस पूरे क्रांति दल के लिए एक बड़ी समस्या थी। तो हुआ कि भाई जाए कैसे, तो भेष बदल दिया जाए। तो भगत सिंह ने अपना पूरा गेटअप सेटअप पूरा चेंज कर लिया, ब्रिटिश लिबास पहनना शुरू कर दिए, और एक क्रांतिकारी उस समय की दुर्गावती देवी, जो एक क्रांतिकारी की पत्नी थी, दुर्गा भाभी, उससे प्यार से दुर्गा भाभी कहा जाता था। तो दुर्गा भाभी से संपर्क करता है और कहता है कि भाभी एक मदद चाहिए, और आपको भगत सिंह के पत्नी के रूप में उसके साथ सफर में जाना। अब क्रांति की बात थी, देश की बात थी। दुर्गावती देवी यानी दुर्गा भाभी जैसी क्रांतिकारी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं। और क्या करता है वह क्रांतिकारी कि भगत सिंह को, दुर्गा भाभी को भी बुलाता है अपने घर और भगत सिंह को भी बुलाता है, लेकिन बदले हुए परिवेश में दुर्गा भाभी भगत सिंह को पहचान नहीं पाती है और उसका परिचय कराता है कि यह मेरा नया दोस्त है। भगत सिंह वहाँ से चले जाते हैं। तो बोलता है कि भाभी ये कोई नया दोस्त है, तो इसके आने से कोई आपको कहा कि नहीं नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ जो आए होंगे वैसे ही विचारधारा के लोग होंगे, कोई आपत्ति नहीं है कि भाभी यह कोई नया दोस्त नहीं, यह भगत सिंह है। तो जब आप नहीं पहचान पाई तो ये पुलिस वाले क्या पहचान पाए। अब तय हुआ कि ये ट्रेन से
ये कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। तो दुर्गा भाभी, उनका एक छोटा बच्चा और भगत सिंह और राजगुरु ये तैयार होते हैं। राजगुरु एक नौकर की भूमिका में उनका सामान लिए हुए हैं। और क्या हुआ कि कुछ साधु संत के वेश में कुछ लोग स्टेशन के आसपास क्या करे, कीर्तन भजन गाने लगे। और जिस समय भगत सिंह को निकलना था उस समय तो ये लोग स्टेशन तक पहुंच गए। भगत सिंह पूरा अंग्रेजों के लिबास में दुर्गा भाभी के साथ बच्चे को गोद में उठाए हुए स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस वाले तो थे ही, चूंकि तुरंत में यह घटना हुई थी, शॉर्टसन की हत्या हुई थी। तो भगत सिंह एक पुलिस अधिकारी को बोलते हैं, ऑफिसर ये सब क्या है। अब ऑफिसर उनके लिए रास्ता खाली कराता है, उनको जगह दे देता है, दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और ये दोनों तो फर्स्ट क्लास में, चूंकि अंग्रेजों के वेश में सफ़र करना था, अधिकारी के रूप में सफ़र करना था, तो फर्स्ट क्लास की टिकट थी इनकी, तो वहाँ चले जाते हैं। और ये राजगुरु सामान्य बोगी में उनका सामान लेकर चल जाता है। और ये लोग इस पूरे घटना को पुलिस डिकोड नहीं कर पाई। भगत सिंह पकड़ में नहीं आए, राजगुरु पकड़ में नहीं आया, चंद्रशेखर पकड़ में नहीं आया। तो यह इनके दिमागी हालत का, इनके जोश का, इनकी योजना का करामात है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले तमाम लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।